हेलो बच्चों। तो चलिए मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं आज एमसीक्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया है इस चैप्टर का, यानी कि इसका एमसीक्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आगे की ओर हम चलने वाले हैं। आप यकीनन है कि आप वो पुराने वाले वीडियो देख रहे होंगे। यकीनन आप एकदम मान के चलिए कि आप मैं जो करवा रहा हूं अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव के लिए तो सोचना नहीं पड़ेगा। यहां तक जो 2 नंबरी होता है ना, उसके लिए भी मैं कह रहा हूं कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप मेरे विचार से जरूर इस चीजों को आप फॉलो करें और साथ ही साथ आप करते चले, क्योंकि मैं प्रत्येक चैप्टर का मैं करवा दूंगा ताकि आपको मैं इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा अच्छे से। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक मैंने 21 तक करवा दिया था, अभी मैं आज 22 से स्टार्ट करने वाला हूं। हो सकता है मैं टोटल अगर इस चैप्टर की बात करूं तो 40 से 50 या उससे एवं ज्यादा भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव मैं बना रहा हूं चैप्टर वाइज, क्योंकि ये थोड़े से बड़े चैप्टर आपको पता है तो इसके थोड़े से ज्यादा तो बनेंगे ही। तो चलिए आइए। हाँ, लेकिन एक चीज, ये मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी का लाइन उठाकर मैं लिख रहा हूं। तो आप तो ये दिमाग में बैठाकर ही रखो कि ये बोर्ड में आने के चांसेस है और एनसीईआरटी से बाहर जाएगा नहीं। आपको तो मैं यूं कहूं कि कोई अगर सीबीएसई वाले बच्चे भी है तो उनको भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। तो आप एकदम पूरे लगन के साथ आ जाओ और इस चीजों को करो पूरे डेडिकेशन के साथ। अगर आप साथ ही साथ लिख रहे होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख रहे हो तो कम से कम इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना आप। चलिए तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। आइए पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आप लेते रहना। चलिए आइए तो एक एक करके हम समझाते हैं। यहां पे देखिए 22वां क्वेश्चन, वेयर इज द यूजेज ऑफ द पोलन बैंक। कह रहा है कि पोलन बैंक का यूज कहां किया जाता है। तो आप बताओ, जिस तरह से हम लोग ब्लड को डोनेट करते हैं तो ब्लड बैंक होता है, पैसा को रखते हैं डोनेट करते हैं तो क्या होता है, मनी बैंक होता है ना। तो उसी तरह से पोलन को भी डोनेट करने के लिए पोलन बैंक होते हैं। तो देखिए वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, है ना, क्योंकि ये फसल का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको याद जरूर रखें। चलिए आइए देखिए अब आगे की ओर चलते हैं। व्हाट, ये तो मैं कह रहा हूं, ये जितना मैं लिखा रहा हूं ना, ये सब के सब एनसीईआरटी का मैं लाइन उठाकर लिख रहा हूं। अच्छा, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लिखे हैं ना, वो सब के सब एनसीईआरटी है। ये मत समझिएगा एनसीईआरटी, आप अगर एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन अगर पढ़े होंगे तो आपको ये लाइन सब मिला होगा। और आपको मैं कह रहा हूं कि आप अभी एग्जाम टाइम में उतना ज्यादा आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीजें छूट भी जाती है और सही से आपको चीजें कवर अप भी नहीं हो जाता। तो मैं कह रहा हूं कि आप उतना क्यों कर रहे हो, आप मेरी चीजों को करो ना, आप उसके बाद आप पढ़ो। समझ रहे बात हो ना। अगर आप इतना भी अगर आप कर लेते हो तो यकीनन मान के चलो आपका एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छूटेगा, इसका तो पूरा गारंटी है। तो चलिए आइए हम आगे की ओर चलते हैं। वेयर इज द यूजेज ऑफ द पोलन बैंक, ये तो बता ही दिया आपको। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन, कह रहा है, ये तो मैं कह रहा हूं कि कई बार पूछा गया है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कि पोलन ग्रेन का कितना डायमीटर होता है। तो आप याद रख सकते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर, एकदम एग्जैक्ट याद रखिए आप, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। चलिए अब हम यहां पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की व्यू बनाया है, किस चीज का, ओव्यूल का बना है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का है। ये किसका ओव्यूल का है, आपको पता है, ये एनाट्रोपस है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं। अच्छा, मैं अगर ओव्यूल्स की बात करूं तो अगर ओव्यूल्स के आधार पे ये अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स भी होते हैं। मैंने आपको, ठीक है, अभी आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एनाट्रोपस के बारे में जिक्र है, वैसे ये अलग 6 या 5 प्रकार के होते हैं। एनाट्रोपस, कैम्फेलोट्रोपस, हेमिटोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ये सब होता है, समझ बात हो। लेकिन हम कहेंगे कि उतना अभी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में एनाट्रोपस का फिगर बना हुआ है, आप बस उसी को याद कर लो। मैंने यहाँ पे वही मैंने कहा ना कि मैं पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है और वहां से ही सब क्वेश्चन बनेंगे। तो आप अगर इस लाइन बाय लाइन चीजों को अगर कवर अप कर लेते हो तो यकीनन मानो आपका कुछ नहीं छूट रहा है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, 2 नंबर वाला भी नहीं छूटेगा। आप देख रहे हैं मैं उसी हिसाब से चीजों को करते चल रहा हूं ताकि आपको एकदम 100% कमांड हो ही जाए। अगर आप इस चीजों को कर रहे हैं तो समझ के चलिए आपका तो एकदम, आप बायोलॉजी में तो 90-95 तो आप आराम से उठा लेंगे, नॉर्मली है। चलिए आइए
थोड़ा सब्जेक्टिव पे आप लोग कमांड बना लीजिएगा, बाकी यहां से तो ये तय है कि आप उठा सकते हैं। चलिए आइए, ओव्यूल्स एनाट्रोपस हो गया। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं, देखिए अब आप इस फिगर को देखिए, और ये जो फिगर मैं बता रहा हूं ना, समझ रहे, एनाट्रोपस। चलिए ये जो फिगर मैं बता रहा हूं, इस फिगर से आता है, कई बार आ चुका है 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन, ये कई बार आ गया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिगर पूछकर और पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं, सब सारा पार्ट सब पूछता है, एबीसीडी जैसे दिया है ना वैसे ही पूछ लेता है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। अब ऊपर वाला आप अगर इंड को देखेंगे तो ये, अच्छा ये मैंने बोला ना ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो ओव्यूल में जो ऊपर वाला इंड है इसको हम लोग माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। इस वाले इंड को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसको, इस एरिया को माइक्रोपाइल कहते हैं, इस इंड को, बी वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर इंड कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे, और ये जो सी वाला एरिया है ना, सी वाला ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, इसीलिए इसको आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। उसके बाद अंदर वाला को इनर कहेंगे, और सबसे अंदर वाला देख रहे हैं इनर इंटीग्यूमेंट हो गया, और ई जो ई पार्ट है इसी को हम लोग कहेंगे एम्ब्रियो सेक। तो आपको अब समझ में आ गया कि किसको क्या कहते हैं। सो चलिए आइए, अब अगर हम बात करें यहां पे, अगर आप देख रहे होंगे, चलिए अब अगर हम बात करें यहां पे, ई को कहते हैं एम्ब्रियो सेक, इसको कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। अब इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, अगर कोई आपसे पूछेगा तो इसको क्या कहते हैं तो कहिएगा फ्यूनिकल्स कहते हैं, फ्यूनिकल्स। अब देखिए हाइलम हो गया, हाइलम हो गया, हाइलम, हाइलम हो गया, फ्यूनिकल्स हो गया। अच्छा ये आप अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्यूनिकल्स, ये फ्यूज वाला पार्ट हो गया, इसको फ्यूनिकल्स। उसके बाद इस वाले पार्ट को हम लोग हाइलम के नाम से भी जानते हैं, हाइलम। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी का एक एक पार्ट कवर कर लिया है। आप एनसीईआरटी का किताब अगर उल्टाए होंगे तो आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और जो मैंने आपको समझाया वही चीज। देखिए मैं कह रहा हूं कि आप कुछ भी मत याद रखो ना, देखो बहुत आराम से सिंपल सी बातें याद रखो। सबसे बाहर वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को माइक्रोपाइलर कहते हैं, और जिस इंड इस कॉर्नर पे आ रहा है एकदम अंदर वाला, उसको माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। उसके बाद बाहर वाला लेयर सी जो है उसको आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं, अंदर वाला को इनर कहते हैं, उस बीच वाले को जिसमें कहने का मतलब सीड वगैरह मिलेगा इसी को हम लोग कहेंगे एम्ब्रियो सेक कहेंगे। बात खत्म। तो इतना नहीं याद रह जाएगा आपको, सिंपल ही तो है। अब आइए हम बात करते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सेक का। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो व्यू बना हुआ है, ये व्यू है एम्ब्रियो सेक का। एम्ब्रियो सेक देखिए, एम्ब्रियो सेक का है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं ये किसका है, एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम एक एक करके पार्ट की बात करते हैं, है ना। कहा जाता है 7 सेलेड, है ना, 8 सेलेड 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है ना। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरह से है। अच्छा आइए, सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं एंटीपोड। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको, ए वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं चलाजल इंड। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, चलाजल, और इसके जस्ट इस पार्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए चलाजल इंड है, और चलाजल इंड के जस्ट नीचे वाला जो 3 गो है इसको हम लोग 3 ठो होता है एंटीपोडल सेल। उसके बाद इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई का एक और नाम है सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए आप, है ना, जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एग सेल मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे डी जो है ना इसको एग सेल के नाम से जानते हैं, एग सेल के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे ई जो पार्ट है, ई पार्ट को हम लोग कहते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल क्या गो है, देखिए 2 ठो है, एंटीपोडल सेल 3 गो है, सिनर्जिड सेल देखिए, और उसके जस्ट नीचे क्या है, फिलिफॉर्म एपरेटस है। देख रहे हैं ना, ये जो संरचना आप देख रहे हैं झाड़ी नुमा संरचना है, इसी को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। समझे बात हो ना। सबसे नीचे वाला जो हो गया वो माइक्रोपाइलर, अभी आपको याद नहीं हुआ होगा। चलिए एक बार और आपको हम सिंपल सा बात समझाते हैं, एकदम तरीका से याद रखिए, एकदम याद हो जाएगा। देखिए एसी, एसी पता है घर में यूज किया जाता है। तो देखिए ए फॉर एंटीपोडल सेल और सी फॉर चलाजल, समझ रहे बात हो ना। तो चलाजल के पास क्या पाया जाएगा, एंटीपोडल। तो देखिए ए फॉर एंटीपोडल, ऊपर में एंटीपोडल वाला पार्ट है, और यहां जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे एंटीपोडल है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इस वाले पार्ट को चलाजल कहेंगे, इसको एंटीपोडल कहेंगे। तो देखिए एसी, एसी के पास क्या है तो कहिएगा सर वो चला, अब आपसे कोई कहेगा एंटीपोडल के पास क्या होता है, चलाजल या माइक्रोपाइलर, तो कहिएगा चलाजल का है कि एसी ऊपर में है। ठीक है, एसी हमेशा ऊपर में लगता है ना। तो ऐसे करके याद रखिए। यहाँ पे इसको सेंट्रल न्यूक्लियस, या आप क्या कह सकते हैं, इसको भूला जाइए, इसको भूला जाइए तत्काल के लिए। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियाई, या इसी को पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानता है। ये देखिए एकदम अंडा की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया एग सेल, एग सेल हो गया। उसके बाद ए वाला देखिए, जैसे ही
आप इसको एंटी कह दिए तो ई अब बच गया सिनर्जिड। सिनर्जिड के जस्ट नीचे क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो आप याद रखिएगा, है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस और ये सिनर्जिड हो गया। और यहां पे देखिए एफ के पास क्या होता है, ऊपर में एसी होता है, नीचे में एफएम होता है। कहा है सर, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस के पास क्या होता है, माइक्रोपाइलर इंड होता है। माइक्रोपाइलर तो फिर एफ इसमें का एफ, इसमें का एफ एम, नीचे में एफ एम, ऊपर में एसी। अब बाकी चीजों से ही याद रहेगा। आपसे कोई कहेगा चलाजल इंड के पास क्या होता है, कहिएगा एंटीपोडल। फिर आपसे कहेगा सिनर्जिड के पास क्या होता है, तो कहिएगा एफ फिलीफॉर्म एपरेटस। बात खत्म। सिनर्जिड के पास क्या होता है, माइक्रोपाइल एफएम, यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस के पास क्या होता है, माइक्रोपाइलर इंड होता है। उसके बाद उसमें सिनर्जिड सेल होता है, उसके बाद एक सेल होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है। बात खत्म। स्ट्रक्चर तो इससे याद हो गया, नहीं याद हुआ आपको, एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। तो ऐसे याद कीजिए, एकदम सिंपल तरीका से, ज्यादा हम नहीं कुछ करना चाहते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए ज्यादा समय नहीं हम लेंगे। देखिए, द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द, कह रहा है कि प्लासेंटा कहां लोकेट हो जाता है, तो आप कहिएगा ओवेरियन कैविटी में। एराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर कॉमनली कॉल्ड, है ना, एराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर कॉमनली कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया, है ना। प्लासेंटा को मेगास्पोरेंजिया कोल्ड ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया ही क्या बना लेता है, ओव्यूल का निर्माण कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो कई बार पूछ लिया गया है। इसको तो आप VVI जितना करिए उतना कम है। चलिए आइए देखिए, द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको हम समझाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे देख रहा है इस तरह से। यहाँ पे आपको पता है यहां से क्या रहता है, एंथर रहता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर रहता है, यहाँ पे एंथर रहता है। तो आपको पता है इस एंथर वाले पार्ट से, इस एंथर वाले पार्ट से जब पोलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे जाता है, गिरता है कि नहीं गिरता है, यहीं पे आता है। तो अब देखिए स्टिग्मा को आप क्या कहिएगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म पोलन ग्रेन कहाँ आके गिरता है भाई, इस पे, स्टिग्मा पे सर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे आके पोलन ग्रेन लैंडिंग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो किसको कहेंगे, स्टिग्मा को कहेंगे, याद रहेगा। चलिए वैसे आपको स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया था, आप पार्ट 1 और 2 में जाके देखिए, एकदम मैंने स्ट्रक्चर बना बनाकर एक एक बात को समझाया है। आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछे, यहां तक कि 5 नंबर का भी पूछे, तभी भी आप स्ट्रक्चर बना के समझा दीजिएगा। मैंने सिर्फ MCQ ही नहीं, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं, मैं 2 नंबर 3 नंबर सबको कवर अप करते चल रहा हूं। लेकिन मैं लिख रहा हूं अलग बात है MCQ, लेकिन हो रहा है सब कुछ कवर अप। समझ रहे बात हो ना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव कितनों घुमा के पूछ ले, यहां तक कि अगर 2 नंबर वाला भी पूछे ना तो आप बता दीजिएगा। 5 नंबर वाला मान लीजिए कि आपसे पूछेगा, तरे आपके पास तो सब समझ है ना, तो आप तो बताइए दीजिएगा ना। समझ बात हो ना। लेकिन हाँ, बशर्ते चीजों को लिखते चलिए, या आप इस चीजों को बार बार रिपीट कीजिएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर अभी से आप थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे तो आपको जो है ना रिवीजन करने में ना बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए आइए हम आगे की ओर चलते हैं। व्हेन एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर कॉल्ड अ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये बात सही है। सिंगल मेगास्पोर को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये बात ट्रू है, सत्य बात है। आइए हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखते हैं। अच्छा आइए, सेंट्रल सेल को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सेंट्रल सेल को अभी बता क्या है, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो देखिए एक के लिए, चलिए अभी आंसर इधर दिया हुआ है, इसको छोड़िए, इधर आ जाइए आप। उसके बाद आंसर पे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। सेंट्रल सेल पे क्या आता है, पोलर न्यूक्लियाई। देखिए चलिए उसके बाद एक सेल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक सेल है, यहां देखिए एक सेल कहां होगा, एग एपरेटस के पास होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एक सेल एग एपरेटस। एंटीपोडल सेल, यहां देखिए यहां पे आप देख रहे हैं तीसरा नंबर वाला एंटीपोडल, बताइए कहां होगा, एंटी एसी, याद रखिए मैंने अभी सिखाया एसी, यानी कि चलाजल के पास, देख रहे हैं ना, चलाजल के पास एसी। हाँ सर ठीक है। उसके बाद एमएमसी में क्या होगा भाई, एमएमसी तो हम लोग कहेंगे, है ना, एमएमसी में हो जाता है म्यूओसिस होता है। एमएमसी में क्या, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, 4 के सी, ठीक है। एमएमसी में क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, एकदम सही बात है। एमएमसी में मियोसिस। गैमेटोफाइट कैसा होगा, गैमेटोफाइट का हो जाएगा आपको, एम्ब्रियो से गैमेट ही तो निर्माण करता है एम्ब्रियो से का। ओव्यूल क्या होता है, बड़ा होता है, मेगास्पोरेंजिया होता है। तो आपको सारा बात याद हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेंट्रल सेल के लिए देखिए यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई का डी देख रहा है, एक सेल के लिए एग एपरेटस चुका है, और 3 देखिए एंटीपोडल सेल के लिए देख सकते हैं 3 का बी लिख रखे हैं, चलाजल इन। एमएमसी